और ये इस प्रकार से कि क्लासे में याद हो जाए। और यदि क्लास में नहीं याद हो रहा है तो समझिए कि कहीं ना कहीं पढ़ाई के तरीका में गड़बड़ है या पढ़ाने वाले मास्टर के तरीका में गड़बड़ है। तो चलिए आज हम आपको क्लास में ही याद करवा देते हैं, यानी कि आपको बाहर से फिर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो देखिए, जैसे हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर अलैंगिक जनन की विधियाँ, और अलैंगिक जनन जो है सबसे पहले हम पढ़ा चुके हैं पीछे वाले वीडियो में। तो एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है कि जनन की एक ऐसी विधि जिसमें कोई अकेले जीव अपने समान दूसरे जीवों की उत्पत्ति करता है, उसी प्रक्रिया को हम लोग अलैंगिक जनन कहते हैं। वो अलग बात है कि अलैंगिक जनन में कोई भी जीव जो है जनक के समान होता है, यानी कि जैसे उसके माता पिता होंगे ठीक उसी प्रकार से उसके बच्चे भी होंगे, यानी कि माता पिता और बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं। लेकिन जनन में क्या होता है इसमें कि एक ही जीव भाग लेता है, कोई अकेले जीव जो है दूसरे जीव को पैदा कर देता है। कितना इंटरेस्टिंग बात है सोच के कि केवल माता अकेले बच्चे को उत्पन्न कर सकती है, केवल पिता बच्चे को उत्पन्न कर सकता है। तो हालांकि जनरली जो बच्चा उत्पन्न करता है उसको लोग माता ही कहते हैं, पिता बच्चा उत्पन्न नहीं करता है। मान के चलिए अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी कि जो बच्चा उत्पन्न करता है उसको लोग क्या कहते हैं, माता ही कहते हैं। समझ गए? तो अकेले ही एक जीव दूसरे जीव को उत्पन्न कर देता है। कितना ताजुब वाला बात है, मज़ेदार बात भी है। यदि आदमी में ऐसा गुण हो जाए तो कोई ब्याह नहीं करे, कहे कि हम अकेले जनसंख्या बढ़ा लेंगे, हमें ब्याह की जरूरत नहीं खे बहुत दिक्कत हो जाएगा, ठीक ना। हम लोग क्या है, द्विलैंगिक है। हम लोग में एक जीव को उत्पन्न करने के लिए दो का भागीदारी होना चाहिए, जबकि कुछ ऐसे भी जीव है धरती पर जो अकेले ही बच्चा पैदा कर देता है, उसको दूसरा की आवश्यकता नहीं होता है, वो अपने आप में मौज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से जीव है जो अकेले ही नए जीव की उत्पत्ति कर देता है भाई। तो इसका अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, और विधि देखिए आपके सामने है सब। यहाँ पर पहला है विखंडन। विखंडन क्या होता है कि जब कोई जीव अपने शरीर को तोड़ करके या उसका शरीर टूट करके एक से अधिक जीवों की उत्पत्ति करता है, दो या दो से अधिक जीवों की उत्पत्ति करता है, तो वैसी प्रक्रिया को हम लोग विखंडन कहते हैं। और विखंडन मुख्यतः दो प्रकार के होता है, एक होता है द्विविखंडन और एक होता है बहुविखंडन, जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। जब कोई जीव अकेले दो जीवों की उत्पत्ति करता है तो द्विविखंडन होता है, यानी कि दो टुकड़ों में बट करके दो नए जीव की उत्पत्ति करेगा तो द्विखंडन। और जब कोई एक जीव बहुत सारे जीवों की एक साथ उत्पत्ति करता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। तो विखंडन को उस सब प्रकार में आएगा आगे। मुकुलन आप लोग जानते हैं कि हाइड्रा में होता है। हाइड्रा में पहले एगो मुकुल निकलता है साइड से, वो विकसित होकर के ओकरा से अलग होता है, फिर एगो नया हाइड्रा बन जाता है। तो सब हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। खंडन भी आप लोग पढ़े होंगे कि कोई एक जीव को 10 टुकड़ा में काट देते हैं तो 10 टुकड़ा क्या होता है, नए नए जीव बन जाता है। फिर आप लोग बीजाणु जनन पढ़े होंगे कि जो जिसे मच्छर की अंडा होता है विषम परिस्थितियों में एक आवरण में बंद हो जाता है और फिर फूटता है अनुकूल परिस्थिति आने पर और एकदम तेजी से निकलता है, उसी को हम लोग बीजाणु जनन कहते हैं। फिर है कलिका। कलिका जानते हैं ना कि पेड़ पौधा पर एगो कली निकलता है, वो कली टूट करके अलग हो जाता है, या हम लोग तोड़ करके अलग लगा देते हैं तो उससे वो नया पौधा उत्पन्न हो जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कलिका जनन कहते हैं। पुनरुद्भवन क्या होता है कि किसी एक जीव को आप हजारों टुकड़ा में काट दिए और वो हजारों टुकड़ा नया नया जीव बन गया, तो वही होता है पुनरुद्भवन, रीजेनरेशन। हालांकि इस सब के बारे में हम लोग बारी बारी से डिटेल से पढ़ेंगे ताकि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो, और इस प्रकार से पढ़ना है कि क्लासे में ही याद हो जाए। तो चलिए सबसे पहले हमको पढ़ना है द्विविखंडन। तो द्विविखंडन क्या होता है कि जब कोई जीव अपने समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है, यानी कि अपने शरीर को विभाजित करके अपने समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उस प्रक्रिया को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। जैसे कि देखिए अमीबा में प्रोटोजोआ समूह के एक जीव है जिसको हम लोग अमीबा कहते हैं। अमीबा में क्या होता है कि सबसे पहले उसके केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है, और समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप देखिए इसका केंद्रक है, केंद्रक में समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप इसका दो केंद्रक बन जाता है, और दो केंद्रक बनने के बाद
जो इसका कोशिका द्रव होता है आधा आधा बढ़ जाता है, आधा कोशिका द्रव्य आधा कोशिका द्रव्य, एगो केंद्रकी में एगो केंद्रकी में। ऐसे दो नए समान जीवों की उत्पत्ति हो जाती है, जिससे दो गो नया अमीबा बनता है, डाउटर अमीबा। डाउटर अमीबा मतलब पुत्री अमीबा या पुत्र अमीबा कह सकते हैं। यहाँ भी देखिए एक अमीबा है जिसका केंद्रक जो है पहले समसूत्री विभाजन द्वारा दो भागों में बढ़ जाता है, और साइटोप्लाज्मा यानी कि कोशिका द्रव भी दो बराबर भागों में बढ़ जाता है, जिससे दो नए नए अमीबा की उत्पत्ति होती है। तो चूंकि दो नए जीव उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विविखंडन कहेंगे। समझ गए? तो द्विविखंडन का परिभाषा बहुत सिंपल है कि जब कोई जीव अपने समान दो जीवों की उत्पत्ति करता है विखंडन विधि द्वारा, तो उसी को हम लोग द्विविखंडन कहते हैं। और देखिए इसका जो है ना, यहाँ पर एक और भी डायग्राम है सुंदर सा आपका, द्विविखंडन की क्रिया विधि की। द्विविखंडन की क्रिया विधि में आखिर होता क्या है? तो सबसे पहले क्या होता है कि उसका केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है और दो केंद्रक बनता है। देखिए इस क्रिया में सबसे पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक में बढ़ जाता है। सबसे पहले दो केंद्रक बनता है, फिर उसके बाद केंद्रक के बंटने के बाद कोशिका द्रव भी दो भागों में बढ़ जाता है। जैसे कि अभी पीछे देखा है कि सबसे पहले केंद्रक दो भागों में बटेगा, फिर उसके बाद कोशिका द्रव जो है दो भागों में बटेगा, और फिर उससे इन दोनों प्रक्रिया के बाद दो नए जीवों की निर्माण होती है। तो समझ गए, सबसे पहले केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा दो केंद्रक बनेगा, फिर कोशिका द्रव जो है बटेगा, और बट जाने के बाद दो नए जीवों की उत्पत्ति हो जाएगी। यही हो गया आपका द्विविखंडन। और देखिए इसका एग्जाम्पल भी यहाँ पर है, बहुत सारा अमीबा का हम डायग्राम ले लिए हैं। ये अमीबा है, इसका देखिए दो केंद्रक बना समसूत्री विभाजन द्वारा, फिर देखिए आधा कोशिका द्रव्य आधा कोशिका द्रव्य, यहाँ से दो नया अमीबा बन गया, बन के तैयार हो गया। देखिए उसी प्रकार से यहाँ भी डायग्राम है कि एगो अमीबा केंद्रक है, यहाँ दो केंद्रक जो है बन रहा है, फिर यहाँ दोनों केंद्रक और यहाँ प्लाज्मा जो साइटोप्लाज्म है वो आधा आधा बट गया, दो नए जीवों की उत्पत्ति हुई। यही क्या हुआ आपका द्विविखंडन हुआ। बहुत आसान भाषा में, समझ गए? याद हो जाना चाहिए, और नहीं कैसे याद होगा, हम जब पढ़ा रहे थे। देखिए बहुविखंडन क्या होता है कि जब कोई एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव का शरीर एक से अधिक खंडों में विभक्त हो जाता है, जब कोई एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव का शरीर एक से अधिक खंडों में विभक्त होकर के नए नए जीवों की उत्पत्ति करता है, तो उसी को हम लोग बहुविखंडन कहते हैं। देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है कि जब एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत से छोटे छोटे खंडों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रकार से बहुत से संतान जीवों की उत्पत्ति होती है, तो इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन मतलब ही मत समझ लीजिएगा कि पतोह के विखंडन, बहु माने पतोह है, तो ये मत समझिए कि पतोह के या अलगे किया जा रहा है, विखंडन किया जा रहा है। यहाँ विखंडन दूसरे तरह के है। एक कोशिकीय जीव या बहुकोशिकीय जीव क्या होता है कि एक से अधिक खंडों में विभाजित होकर के एक साथ बहुत सारे संतानों की उत्पत्ति करती है। इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, बहुविखंडन कहते हैं। बहुविखंडन किस में होता है, स्पोरोजोन्स में होता है, एल्गी में होता है, फिर उसके बाद अमीबा में होता है, और प्लाज्मोडियम में होता है। प्लाज्मोडियम जानते हैं ना, मच्छर के जो लार्वा होता है वही सब को हम लोग क्या कहते हैं, प्लाज्मोडियम कहते हैं। मच्छर क्या होता है ना कि प्रतिकूल परिस्थिति में वो सब एक आवरण में बंद हो जाता है, उसके जितना भी एथी होता है मच्छर के लार्वा वो सब एक आवरण में बंद हो जाता है। इस आवरण को हम लोग क्या कहते हैं, पुट्टी कहते हैं। इस आवरण को पुट्टी कहा जाता है, अंग्रेजी में इसको हम लोग सिस्ट कहते हैं। याद रखिएगा, इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। तो विषम परिस्थिति में क्या करता है, इसी एगो आवरण में बंद हो जाता है सब, और जैसे ही अनुकूल परिस्थिति आता है तो ये आवरण फट जाता है, और एक साथ एक में हरहरा के ढेर सारी मच्छर निकलता है। तो देखिएगा जैसे ही बहुत ज़्यादा गर्मी गिरेगा ना तो मच्छर कम हो जाएगा, लेकिन जैसे ही तनी से टेम्परेचर कम होगा ढेर सारी मच्छर नज़र आने लगेगा। जैसे ही हाथ ठंडा गिरता है तो देखिएगा मच्छर नहीं लगता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा मौसम बदलता है, थोड़ा सा गर्मी टाइप के आता है तो एक अचानक मच्छर बढ़ जाता है, क्योंकि विषम परिस्थिति में ये सब एक आवरण में बंद रहता है, और एक ये सब अपने आप को बचाने के लिए बंद रखता है आवरण में।
जैसे ही अनुकूल परिस्थिति होता है आवरण फटता है, हरहरा के सब बाहर निकलता है। देखिएगा 2-4 दिन में मच्छर पूरा छा जाता है। कहाँ से? तो यही आवरण फाड़ के बाहर निकलता है, सब छा जाता है। तो यहाँ भी कह सकते हैं कि बहुविखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में कभी कभी देखिएगा जैसे आपको मच्छर काट लेगा तो प्लाज्मोडियम जो होता है ना हमारा ब्लड में प्रवेश कर जाता है और हीमोग्लोबिन पर कब्जा कर लेता है, जिससे आपके शरीर में रक्त की कमी होने लगेगा, ठीक ना। तो प्लाज्मोडियम जो है मच्छर के थी है सब लार्वा है। चलिए फिर देखिए मुकुलन है। मुकुलन क्या होता है? मुकुलन में देखिए सबसे पहले के जीव के शरीर पे वो कलिका निकलता है। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, एक में साइड में पहले जाएगा वो कलिका निकलेगा। कलिका निकलेगा वो धीरे धीरे क्या होगा? विकसित होगा। अब विकसित होकर के एकरा टूट के एकरा से अलग हो जाएगा। अब फिर टूट के अलग होगा तो एहू जो टूट के अलग होगा वहू वाला एक लेखा दामो हो जाएगा। तो यही होता है मुकुलन। तो पहले साइड में एगो पहले मुकुल निकलता है और वही मुकुल धीरे धीरे विकसित होकर ओकरा से टूट के अलग हो जाता है, जिससे नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो ये होता है आपका मुकुलन। अब मुकुलन क्या है कि किसी जीव के शरीर के बाहरी सतह की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन से एक उभार बनता है। शरीर में क्या बनता है? उभार बनता है और वही उभार क्या कहलाता है? मुकुल कहलाता है। मुकुल कहलाता है। अब मुकुल के निर्माण होता है वह फिर क्या होता है? टूट करके अलग हो जाता है और इससे फिर एक नया जीव बन जाते हैं। ईस्ट में होता है, हाइड्रा में होता है। ईस्ट और हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन द्वारा जनन होता है। देखिए यहाँ पर डायग्राम देखिए, जैसे ये हाइड्रा है, सबसे पहले यह क्या हुआ? एगो साइड में जब मुकुल एगो निकला, ये मुकुल धीरे धीरे देखिए विकसित हो रहा है और विकसित होगा। विकसित होकर के देखिए इतना बड़ा हो गया। ये फिर टूट के एकरा से अलग हो जाता है। ये जो मुकुल है टूट के अलग हो जाता है और यही मुकुल जब टूट के अलग हो जाएगा तो देखिए 2 नए नए हाइड्रा बन के तैयार हो गया। तो यही आपका हाइड्रा में क्या होता है? मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। याद रखिएगा, बड़ी काम की चीज़ है। और ऐसे तो आपको याद हो ही जा रहा है क्लास में, तो ज़्यादा इसमें टेंशन लेना ही नहीं है। कैसे नहीं याद होगा? जब इतना अच्छे से बताएंगे तो याद तो होना ही है। समझ गए? अब देखिए फिर है कि अजूबा की पत्तियाँ, ब्रायोफिल्म इसको हम लोग कहते हैं। हिंदी में अजूबा कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रायोफिल्म कहते हैं। ब्रायोफिल्म की जो पत्तियां होती है ना, इसके किनारों पर छोटी छोटी अपस्थानिक कलिका निकल जाती है। फिर यह विकसित होकर के छोटे छोटे पौधे का निर्माण करती है और अंत में कलिकाएं जनक पत्ती से अलग हो जाता है। ब्रायोफिल्म यानी कि जो आपका है ओकरा से छोटा छोटा कलिका निकलता है, लास्ट में वो टूट के अलग हो जाता है और फिर ओकरा से नया नया पेड़ बन जाता है। सब ब्रायोफिल्म के बड़े कमाल के पौधा, इससे फिर नए नए पौधे का जन्म होता है। समझ गए? तो ये हुआ आपका मुकुलन। और इसी प्रकार से बहुत सारा टॉपिक है। लेकिन देखिए बाहर में क्या हो रहा है ना कि आज रामनवमी है, तो बाहर में जैसे बाहर से आवाज़ आ रहा है, तो थोड़ा आवाज़ आ रहा है, तो जैसे आप लोग को भी पता चल रहा होगा, थोड़ा आप लोग को भी ठीक नहीं लगेगा। इसीलिए हम इतना ही पढ़ा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, क्योंकि सोर्स रहा हम थोड़ा पढ़ाने में नहीं बन पाता है। क्योंकि हम जो समझाना चाहेंगे, याद करवाना चाहेंगे, वो याद नहीं करवा पाएंगे और आप लोग को भी डिस्टर्ब होगा तो आप लोग भी याद नहीं कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही। नोट्स जो है ना इसका, तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा SGS क्लासेस एप्लीकेशन से। SGS क्लासेस का जो एप्लीकेशन है, यहाँ से आप लोग इसका नोट्स डाउनलोड कर लीजिएगा। यानी कि जो चीज़ हम आपको पढ़ा रहे हैं वही सब चीज़ वहाँ भी है PDF में, तो वहाँ से डाउनलोड करके याद कर लेना है। इस याद तो इसे हो ही गया है क्लासे में, खाली एक बार देख लेवे लगी है, ठीक ना, ताकि आपको क्या हो जाए, परमानेंटली याद हो जाए। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।